अस्सलाम वालेकुम प्यारे से दोस्तों। आपको अपने चैनल स्टोरी बुक 2.0 पर खुशामदीद कहते हैं। फिर 10 मिनट बाद कमरे में आई तो उसके हाथ में एक शीशे का गिलास था जिसमें दूध साफ नज़र आ रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान सजाए बड़े ही प्यारे अंदाज में मेरे मुंह से दूध का गिलास लगाया। उसका अंदाज़ इतना प्यारा था कि मैं इनकार कर ही न सका और एक ही घूंट में हल्का नीम गर्म दूध पीकर गिलास खाली कर दिया। और मैं हैरत से नए तजर्बे लेकर वहीं साग धोकर बैठा रहा कि ये क्या हुआ था। इस तरह के रिश्ते में इतना सुकून मिलता है मुझे। वो कहानियों की किताबें भी अब सच्ची लगने लगी। सारी कहानियाँ दिमाग में घूमने लगी, ये सब सच ही होगा। फिर सोचते सोचते जब बहन पर बात आई तो मानी की तरफ सोच गई। ये सोचते ही मुझे फिर करंट लगा कि नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मानी अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, वो उसकी सगी बहन है। मैंने इनकार में अपने सर को हिलाया, लेकिन शैतान कहाँ हमें मस्बत सोचने देता है। और ऐसा ही हुआ। शैतान हावी हो गया और उसने मज़ीद मेरी सोच को बढ़ावा दिया। और उसी सोच में इतना मैं वो था। सायरा ने हल्का सा चेहरा घुमाकर पूछा, जनाब कहाँ गुम हो। मैंने बस कुछ नहीं कहने पर ही इक्तफा किया। सायरा ने मुझे कहा, बाहर धूप में जाकर बैठो, मैं भी आती हूँ। मैं चुपचाप वहाँ से उठा और बाहर सहन के एक कोने में धूप में बिछी चारपाई पर बैठ गया। थोड़ी देर में सायरा भी आ गई और मेरे साथ बैठ गई और मुझे पुकार कर कहा, दानिश एक बात कहूँ। मैं बोला, हाँ बोलो सायरा। बोली, आराम से मेरी बात सुनना और वादा करो कि किसी को बताओगे भी नहीं। मैं बोली, ठीक है जी, किसी को नहीं बताऊँगा। आप बोलो क्या बात है। सायरा, बात यह है, मुझे तुम शुरू से ही पसंद थे, लेकिन मैं डरती थी कि तुम किसी को बता न दो, और अभी भी डर रही हूँ कि तुम किसी को बता दोगे। प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। मैं बोला, वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊँगा। कसम ले लो मुझसे अगर मुझ पर शक है। सायरा, नहीं कसम नहीं लेनी, मुझे तो तुम चाहिए हो। मैं भी हंस दिया और बोला, ठीक है, बंदा हाजिर है, जब कहो जैसे कहो। फिर सायरा बोली, अगर ऐसे राजदारी से तुम मुझे देते रहोगे तो तुम्हारे को और भी बहुत सी लड़कियाँ मिलेंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। मैंने अपनी आंखों को पूरा खोलकर हैरत का मुजाहरा किया कि और कहाँ हैं। सायरा भी इसी अंदाज में बोली। मैं तजस्सुस से सायरा को देखकर बोला, फिर भी बताओ तो सही। सायरा बोली, वक्त आने पर सब हो जाएगा, बस तुम आम खाओ। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि दरवाज़ा बजा और सायरा दरवाज़ा खोलने चली गई और मैं लड़कियों के बारे में सोचने लगा। मेरा क्योंकि सामने से सायरा अपनी अम्मी के साथ आ रही थी। सायरा की अम्मी मेरे पास आई और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और शुक्रिया बोला और कहा, बेटा अब तुम घर जा सकते हो। मैं आ गई हूँ। मैंने भी जाने पर ही इक्तफा किया और अपनी साइकिल स्टैंड से उतारी और दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सायरा जल्दी से आई और बोली, भाई मुझे भूल गए क्या, मैंने भी साथ ही जाना है। अपनी चादर ओढ़ते हुए और निकाब सेट करते हुए बोली। मैंने बोला, ठीक है चलो। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने साइकिल निकाली और हम पैदल ही घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में मेरी नज़र तारिक पर पड़ी जो हमारी ही गली में रहता था। उसको हम मोटा मोटा कहकर बुलाते थे। वह मुझे देखकर हंस रहा था और इशारे भी कर रहा था उंगली से कि आज तो पोपट माल के साथ है। मैं उसका इशारा तो समझ गया था, लेकिन कुछ न कह पाया क्योंकि मैंने साइकिल के हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और वैसे भी चुप ही रहता अगर ना भी पकड़ा होता। बस चुपचाप चलता रहा। सायरा ने उसका इशारा देख लिया था और मुँह ही मुँह में मोटू को गालियाँ निकालने लगी। फिर बोली, इसके घर में माँ बहन नहीं है जो ऐसे गंदे गंदे इशारे करता है। फिर पता नहीं क्या हुआ, सायरा मुझसे बोली, दानिश बस तुम तैयार रहना, इसका बदला इसकी बहन चुकाएगी। मैं भी उसकी ये बात सुनकर हंस दिया और मोटे को देखकर हंसने लगा। मोटा थोड़ा कंफ्यूज हो गया और समझ गया था कि उसके बारे में बात हुई है। खैर, हम मोटे को नज़रअंदाज करते हुए घर पहुंच गए। दरवाज़ा खुला था तो इंतज़ार नहीं करना पड़ा, बस अंदर चले गए। साइकिल को स्टैंड पर लगाया और चुपचाप कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन जाते जाते बरामदे में राशिदा और साजिदा पर नज़र पड़ी तो झिंक गया क्योंकि वो मुझे शक्की निगाहों से देख रहे थे। फिर सायरा की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा रही थी। मुझे पता नहीं क्यों उलझन सी हुई, जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। चोर मैं ही हूँ, ये सब जानती हैं। मैं तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागा तो पीछे से पांचों की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। दोस्तों, कच्ची उम्र के डर और खौफ भी अजीब होते हैं ना। किसी को बताओ तो मसला, ना बताओ तो अंदर ही अंदर खुद से लड़ाई जारी रहती है। फिर अंदर की लड़ाई बाहर की लड़ाई से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अंदर की लड़ाई से बंदा अपना आप ख्याली प्लान बनाता रहता है और ख़ुद से फैसला करता है और ख़ुद से नतीजे भी बना लेता है। अब ऐसा ही हाल मेरा था
कमरे में तो आ गया था, लेकिन अब बरामदे में बैठी 5 खवातीन की हंसी मुझे ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने मुझे उठाया हो और वापस ज़मीन पे लाकर पटक दिया हो। उसी वक्त मेरी सोच जितना काम कर सकती थी उसके मुताबिक तो मैं यही सोच रहा था कि अब क्या होगा, ये लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं, क्या इनको पता था, क्या ये सब मिले हुए हैं, क्या उन्होंने मिलकर मुझे फंसाया है। यही सोच रहा था कि बाहर से अम्मी की ज़ोरदार आवाज़ आई, क्या हो गया है, क्यों इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो, पूरे घर को सर पर उठाया हुआ है। अम्मी की इस आवाज़ से वो सब चुप हो गई, जैसे सकता तारी हो गया हो। अम्मी शायद किचन में थी, इसीलिए आवाज़ मुझ तक भी सुनाई दी और मैंने भी दिल ही दिल में अम्मी का शुक्र अदा किया कि उनको मुझ पर हंसता हुआ चुप करवाया। अम्मी बरामदे में आकर फिर पूछने लगी, क्यों हंस रहे हो पागलों की तरह। खैर, नसरी आंटी ने कोई लतीफ़े वाली बात बताकर अम्मी को ठंडा किया और फिर वो ख़वातीन अपने काम में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि फिर सिलाई मशीनों की आवाज़ें आने लग गई थी। अम्मी कमरे में मेरे पास आई और मुझे घर के पास करीबी एक परचून की दुकान से कुछ सामान लाने के लिए पैसे दिए और कहा, जल्दी आना, तेरा अब्बा आने वाला है और मुझे खाना बनाना है। मैं भी घर से निकलना चाहता था तो फौरी तौर पर वहाँ से निकला, बाहर आया, थोड़ा टाइम पास किया, फिर दुकान से सामान ले रहा था कि मोटा वहाँ पर आ गया। मोटे को देखकर तो पहले मैं डर गया था, क्योंकि वो वाकई मोटा था और उम्र में भी मुझसे 3 या 4 साल बड़ा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोटे ने आराम से मुझे सलाम किया और मेरी तरफ देखने लगा, फिर आराम से पूछा, उसके घर क्या करने गए थे। मोटे के इस अचानक सवाल से मेरा तो रंग फक हो गया और परेशानी साफ छलक रही थी मेरे चेहरे से कि ये कैसा सवाल कर दिया है उस मोटे ने। मुझे पेट पर चुटकी काटते हुए फिर पूछा, अबे बोल ना। मैंने बस हकलाते हुआ कहा, कुछ नहीं। मोटा मेरे इस जवाब पर हंसा और फिर मेरे कान के करीब अपना मुंह लेकर आया और सरगोशी में बोला, यार मेरी भी सेटिंग करा दे, तेरी मेहरबानी। मोटे की ये बात सुनकर मुझे तो गुस्से की लहर ने पकड़ लिया और मेरा खून खौलने लगा। पता नहीं क्यों मैं कुछ कहता कि इतने में दुकानदार चचा ने कहा, लो पुत्र, तेरा सामान हो गया। मैंने जल्दी से पैसे पूछे और दुकानदार चचा को पैसे देकर वहाँ से मोटे को घूरता हुआ निकला, लेकिन मोटा मुझे भी वैसे ही घूर रहा था। फिर दुकानदार चचा ने उसको अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो उसने मुझे घूरना बंद किया और चचा की तरफ मुंह कर लिया। मैं भी घर की तरफ चल दिया, अम्मी को सामान दिया और फिर बाहर निकलने लगा तो अम्मी ने कहा, कहाँ जा रहा है, चल आराम से घर बैठ और थोड़ी देर बाद अपनी नसरी आंटी को घर छोड़ कर आना है, तुमने, वो आज बहुत जल्दी जाएगी। मैं चुपचाप कमरे में आ गया, लेकिन वो ख़वातीन मुझे देखकर मुसलसल मुस्कुराती ही रहीं। नौशी आंटी नसरी आंटी के कान में कुछ फसर फसर कर रही थी। अल्फाज सुनकर मुझे समझ तो न आया, लेकिन नसरी आंटी की बात समझ आई जो कह रही थी, देखेंगे। मैं बस यही सुन सका। कमरे में जाते हुए मैं अपनी चारपाई पर बैठा सायरा के बारे में और उससे हुई बातों के बारे में सोच रहा था और मुझे सायरा की बात याद आने लगी कि अब लड़कियों की लाइन लगने वाली है, तो बस हर वक्त तैयार रहना। मुझे इस बात से पता नहीं क्यों अजीब ख्यालात आने लगे कि वो कौन सी लड़कियां होंगी, क्योंकि उस वक्त मेरे जहन में यही था कि मैं सिर्फ मेरी ही उम्र की लड़कियों के बारे में सोचता था और सायरा भी इतनी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, बस 3 साल का ही फ़र्क था मेरा। बाकी ख़वातीन के बारे में मेरे जहन में कोई ऐसा वैसा ख्याल नहीं था और नहीं आ रहा था कि नसरी आंटी या नौशी आंटी या साजदा बाजी या राशिदा बाजी, उनकी तरफ से अभी मैं बेखबर था। लेकिन फिर अचानक याद आया कि सायरा ने कहा था ये सारी ख़वातीन मेरे दोनों भाइयों के साथ झूले खा चुकी हैं। बस ये बात जहन में आते ही मैंने झटका खाया और फिर सबके सरापे हुस्न को अपनी नज़र में दौड़ाने लगा। अभी मैंने राशिदा बाजी का सोचना शुरू ही किया कि अम्मी की आवाज़ आई, दानिश। मैं राशिदा बाजी के सरापे से निकला और दौड़ता हुआ बाहर निकला तो देखा सहन में नसरी आंटी चादर ओढ़े हाथ में एक शापर पकड़े जिसमें कपड़ों के टुकड़े साफ दिखाई दे रहे थे, पकड़े हुए खड़ी थी। मैं करीब पहुंचा तो वो शापर मेरी तरफ बढ़ा दिया नसरी आंटी ने और कहा कि चलो। खुद आगे चल पड़ी और मैं पीछे पीछे उनको फॉलो करता हुआ निकल पड़ा। नसरी आंटी का घर भी हमारे ही इलाके में था, लेकिन 5 मिनट पैदल के रास्ते पर, 8 गलियां छोड़कर। नसरी आंटी 40 साल की एक खूबरू हसीना थी। उसका शौहर दुबई में काफ़ी अरसे से मुकीम था और 1 साल बाद 1 महीने की छुट्टी पर आता था और नसरी आंटी भी कई बार दुबई के चक्कर लगा आई थी। उनकी फैमिली बोल्ड किस्म की फैमिली थी और अमीर भी थे, लेकिन अमीरियत का गुरूर नहीं था। सादा तबीयत रखने वाली और बहुत ही नरम दिल की मालिक थी और साफ गो थी, प्यार करने वाली और घरदारी को समझने वाली। उनको अपने लिए कपड़े लेना और नए डिज़ाइन के कपड़े पहनने का बहुत शौक़ था, तो इसलिए अम्मी के पास सिलाई सीखने आती थी ताकि अपने लिए कपड़े लेकर और ख़ुद ही सिलाई करके पहने। आंटी के 2 बच्चे भी थे। एक बेटा था जो मेरी ही उम्र का था और शहर के महंगे स्कूल में हॉस्टल में पढ़ता था और 15 दिन बाद 2 दिन के लिए आता था। एक बेटी थी 20 साल की
जो लाहौर में मेडिकल कर रही थी अपने मामू के घर रहकर। मतलब ले दे के नसरी आंटी के घर एक उनकी बूढ़ी सास रहती थी और एक नौकरानी थी जो घर के कामकाज करती थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा बड़ा घर था, गाड़ी थी, पैसा था और खूबसूरती भी थी। इलाके के सब लड़के उसको देखकर आंखें सेंकते थे और बुजुर्ग भी इस काम में पीछे न थे।